हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। ठीक है, लगातार बायोलॉजी की क्लासेस हम ले रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ दिनों तक अभी नवरात्रि का उत्सव है, नवरात्रि का पर्व है। तो ये 1-2 दिन जो है बैकग्राउंड साउंड जो है आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए, 1-2 दिन मैनेज कर लीजिए, उसके बाद नो वॉइस रहेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड साउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा कुछ गाने वगैरह। ठीक है, तो वो 1-2 दिन में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी नवरात्रि का पर्व है, इसी कारण से। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ें। क्या क्या देख रहे थे हम? तो आज का जो क्लास रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो जेनेटिक्स पर बेस्ड रहेगा। और जेनेटिक्स कहने का मतलब अनुवांशिकी, और अनुवांशिकी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत हम बातें करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जेनेटिक्स या जिसको कहा जाता है अनुवांशिकी, क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी। चलिए, थोड़ा मैं पेन चेंज कर देता हूँ। चलिए, हम देख रहे थे जेनेटिक्स, या जिसको कहा जाता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी। और इस जेनेटिक्स या फिर इस अनुवांशिकी के अंतर्गत हमने क्या क्या देखे हैं वो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पाएंगे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका था। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका था। इंट्रोडक्शन, यहाँ पर परिचय की बात हमने कर ली थी। ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में। फिर इसके बाद जो क्रोमोसोम है, ठीक है, किसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे? क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम के प्रकार हम देख रहे थे। क्रोमोसोम्स, या जिसको बोला जाता है गुणसूत्र। ठीक है, और गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, और किस जानवर में किस प्रकार के कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, फिर हमने कहा था कि बात करेंगे डीएनए एवं आरएनए की। किसकी? डीएनए एवं आरएनए की। फिर लास्ट में मूव करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। क्या है? मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। ऑफ जेनेटिक्स कहने का मतलब है मेंडल के अनुवांशिकी अनुवांशिकी के नियम। ठीक है, मेंडल के अनुवांशिकी के क्या है? नियम। इसकी भी हम क्या करते हैं, चर्चा करेंगे। गुणसूत्र क्या होता है, डीएनए क्या होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र के हम एक्चुअली देख चुके हैं। ठीक है, चलिए,
आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम आए थे, बात कर थे किसकी, डीएनए की। किसकी, डीएनए। डीएनए जिसको हमने कहा था इंग्लिश में डीएनए, ठीक है, और उसका फुल फॉर्म जिसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसके बारे में मैंने कुछ बताया हुआ था, ठीक है, डीएनए की खोज के बारे में किसने की थी, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। खोज या डिस्कवर बाय किसके द्वारा, एम फ्रेडरिक एम फ्रेडरिच, ठीक है। चलिए, फिर डीएनए के डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर जो है, डबल हेलिक्स की जो है स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, नामक दो वैज्ञानिक ने की थी, इसकी बातें हमने की थी। फिर कहा था डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है या इसका जो आकार है या शेप है, आकार है, इस आकार की बातें की थी और इसको हमने कहा था स्पाइरकल। क्या है, स्पाइरकल, सर्पिलाकार जिसको कहते हैं सर्पिलाकार, ठीक है, क्या, सर्पिलाकार। चलिए, और एक व्यक्ति जिसका नाम है बारबारा सी क्लिंटो, ठीक है, और इसको जंपिंग जीन का क्या कहा जाता है, जंपिंग जीन की खोज किसने की है, जीन की खोज किसने की है, इस महाशय ने की है, ठीक है, बारबारा सी क्लेमेंट, ठीक है। और इस जंपिंग जिम के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम से, क्या है, एक गुणसूत्र से, एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र, दूसरे गुणसूत्र गुणसूत्र में अपनी स्थिति परिवर्तन करते हैं, ठीक है, क्या है, अपनी स्थिति में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, स्थिति में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए, तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के बारे में ये बातें, फिर हमने कुछ कहे थे, और डीएनए के बारे में एक चीज़ और मैंने बताया था कि डीएनए में आपको क्या देखने को मिलता है, एक तो आपको देखने को मिलेगा शुगर, ठीक है, शुगर मैंने कहा था, फिर दूसरा मैंने कहा था नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, जीनस बेस या नाइट्रोजीनस क्षार, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार, जनी क्षार, ठीक है, और दूसरा, सॉरी, तीसरा फॉस्फेट, क्या है, फॉस्फेट। और फॉस्फेट किस टाइप के थे भाई, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड था, तो शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, और नाइट्रोजिनस बेस के बारे में हमने बात की थी, नाइट्रोजिनस बेस दो होते हैं, एक जिसको कहा जाता है प्यूरिन,
प्यूरिन और दूसरा पैरामाइडिन। ठीक है, पैरामाइडिन, ये बात हमने की थी। ठीक है, और प्यूरिन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको देखने को मिलेगा एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और क्या है गुआनिन, दूसरा है गुआनिन। ठीक है, दूसरे प्रकार के चार्ज जिससे डिनोट किए थे। पैरामाइडिन जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा और जो साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, क्या मिलेगा, साइटोसिन जिसको सी से डिनोट करते हैं, और दूसरा मिलेगा थाइमिन, क्या है थाइमिन, जिसको टी से डिनोट करते हैं। और मैंने कहा था ए और टी के बीच जो है आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और सी और जी के बीच क्या है आपको टिबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। सी और जी के बीच कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, शुगर के बारे में मैंने कहा था किस प्रकार के शुगर देखने को मिला था, एक ठीक है शुगर जो है डी ऑक्सी राइबोस टाइप के शुगर, राइबोस टाइप के शुगर जो क्या थे पेप्टाइड टाइप के। ठीक है, किस टाइप, पेंटोज टाइप के जो है शुगर आपको देखने को मिला था। फॉस्फेट मैंने कहा था फॉस्फोरिक एसिड, क्या है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और इसी फॉस्फोरिक एसिड के नाम से के कारण ये जो है क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाते हैं। ठीक है, ये डीएनए। तो इतनी सारी बातें हम पिछले क्लास में कर चुके थे, तो थोड़ा मैं जो है ये इंट्रोडक्शन दिया। क्यों, क्योंकि ये जब आप समझेंगे थोड़ा बहुत और जो है रिवाइज होगा, तभी ये आगे की चीज़ें जो है समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अब बात करें हैं डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की। ठीक है, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इस डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में आप देखेंगे इस टाइप की कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। ये जो आप संरचना देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिलती है, जहां पर सॉरी दूसरा डॉट कर देता हूँ यार।
चलिए इस प्रकार से मैं एक ही कलर में ये हो गया। चलिए ठीक है, और इसमें आप देख पाएंगे इस प्रकार की जो संरचना है, ठीक है, लगभग इस प्रकार से होती है। और यहाँ पर ये जो गैप बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो गैप बने हुए हैं, यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एडेनिन और थाइमिन का जो है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये एडेनिन थाइमिन और जो है साइटोसिन और जो है आपका गुआनिन, ठीक है, इसका ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा देखने को मिलेगा। और इसी जो है किसको, डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को क्या किया था, वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, और वाटसन क्रिक भाई साहब ने इन्होंने क्या किया था, इसको खोजा था, ठीक है। और यहीं पर आपको देखने को मिले लगभग जो है, याद रखिए, मनुष्य में 30,000 क्या है, 30,000 लगभग क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है। तो 30,000 लगभग ये क्या है, लगभग जो है 30,000 के आसपास जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो है लगभग 3.4 जो है नैनोमीटर का जो है ये डायमेंशन है, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर का डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और इसी वाटसन और क्रिक को इसी के कारण, ठीक है, इसी के कारण उन्होंने जो खोज की किसमें, जो खोज किए है, ठीक है, तो खोज इन्होंने 1900 जो है कितना, 53 में इन्होंने क्या किया था, खोज की थी, ठीक है। और 1962 में क्या किया गया था, इनको पुरस्कार, ठीक है, नोबल पुरस्कार, और नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1962 में, ठीक है। तो याद रखिए वाटसन और क्रिक ने जो है खोज 1953 में की थी, और इसी कारण से, इसी खोज के कारण 1962 में दोनों को क्या दिया गया था, नोबल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। चलिए ये हो गया बातें, बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे आरएनए की, किसकी, आरएनए, ठीक है, उसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, क्या है, आरएनए। और आरएनए का जो है फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको कहा जाता है राइबोज न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा गया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए इसमें भी सेम जिस प्रकार से आप देख पाते हैं, ठीक है, डीएनए में जैसे डीएनए में आपको देखने को मिलता है वैसी टाइप की यहाँ पर भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, लगभग सेम। जैसे कि आप शुगर देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, शुगर देखेंगे, और साथ ही साथ नाइट्रोजिनस बेस देखेंगे,
नाइट्रोजीनस बेस, या जिसको कहा जाता है नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस या जिसको कहा जाता है नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा फॉस्फेट। क्या है? फॉस्फेट। क्या है? फॉस्फेट देखने को मिलेगा, ठीक है। और सुगर, नाइट्रोजीनस बेस, और क्या है? फॉस्फेट। और सेम लगभग इसी टाइप के आपको, जैसे कि यहाँ पर भी जो सुगर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर जो सुगर है वो भी क्या है? वो डीऑक्सीराइबोस सुगर था। ये क्या है? ये राइबोस सुगर है, ठीक है। क्या है? राइबोज सुगर है, ठीक है। चलिए, क्या है? राइबोस सुगर। और राइबोस सुगर में आपको पेंटोस टाइप का, किस टाइप का? पेंटोस टाइप का, पेंटोस टाइप का जो है शुगर मिलता है। जैसे मैंने डीए में कहा था, वैसे यहाँ पर आपको किस में देखने को मिलेगा? आरएनए में भी, ठीक है। यहाँ पर भी प्यूरिन, प्यूरिन जैसे डीएनए में प्यूरिन, और डीएनए में जैसे प्यूरिन मिलता है और जैसे पैरामाइडिन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैरामाइडिन जो है यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है, जो कि दो क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है। और इसी नाइट्रोजिनस बेस में आपको क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, एडेनिन। क्या है? एडेनिन। और एडेनिन जिसको हम डिनोट किए थे अल्फ़ाबेट ए से, और दूसरा जिसको कहे थे गुआनिन। क्या है? गुआनिन। गुआनिन याद रखिए, जिसको अल्फ़ाबेट जे से डिनोट किए थे। यहाँ पर पैरामाइडिन में यहाँ पर देखेंगे जो साइटोसिन। क्या है? साइटोसिन। और दूसरा फर्स्ट है साइटोसिन। चलिए, और दूसरा जो है जिसको हमने नाम दिए थे डीएनए में, क्या नाम था उसका? थायमिन था, ठीक है। याद रखिए, डीएनए में थायमिन पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पर आरएनए में जो है यूरासिल आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? यूरासिल। चलिए, यूरासिल, ठीक है, जिसको हमने डिनोट करते हैं यू से, इसको डिनोट करते हैं सी से। बस कहानी वही है, ठीक है। बस जो है चेंज हो गया है क्या चीज़ें, यहाँ पर एडेनिन और जो है थाइमिन, थाइमिन की जगह क्या होगा अब होगा यूरासिल। पहले यूरासिल नहीं था, ठीक है, पहले थाइमिन था, अब क्या हो गया? यूरासिल। तो एडेनिन और यूरासिल के बीच डबल बॉन्ड आरएनए में देखने को मिलता है, लेकिन जो है डीएनए में एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड। उसी प्रकार जो है साइटोसिन और गुआनिन, इसके सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लगभग जो है कहानी सेम है। यहाँ पर फॉस्फेट जो है सेम फास्फोरिक एसिड। क्या है? फास्फोरिक एसिड। और इसी एसिड के नाम से क्या होता है? अम्लता होती है किसमें? इस आरएनए में, ठीक है। तो आरएनए स्टैंड फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसमें शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये बात हुई आरएनए की। और आरएनए देखिए, यहाँ पर डीएनए, डीएनए की हम बात किए थे, और डीएनए का जो कार्य था, ठीक है, हमने अगर डीएनए की बात की जाए, डीएनए, ठीक है, और दूसरी बात की जाए किसकी? आरएनए, तो उसमें आप पाएंगे डीएनए की बात की जाए तो यहाँ आनुवांशिकी चीज है, ठीक है, दोनों खैर आनुवांशिकी चीज है, लेकिन डीएनए में क्या देखने को मिलेगा? डीएनए का कार्य था, ठीक है, इस डीएनए का क्या कार्य था? इसका कार्य था कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करना है? गुणों को ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करेगा? ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, गुणों को, कैरेक्टर्स को क्या करेगा? गुणों को क्या करेगा? गुणों को ट्रांसफर करने का कार्य करेगा। ट्रांसफर, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ट्रांसफर करने का क्या कार्य करेगा? करने का कार्य करता है, पहली बात।
दूसरी बात आरएनए की बात की जाए तो आरएनए का कार्य है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का क्या करेगा? सिंथेसिस या प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। ठीक है। चलिए, संश्लेषण या सिंथेसिस ये करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि डीएनए का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ट्रांसफर करना, ठीक है, और जो है आरएनए का कार्य प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे इसके बाद? टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बातें करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। क्या है? टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए के प्रकार, आरएनए के क्या है? प्रकार, या टाइप्स ऑफ आरएनए या आरएनए के प्रकार। चलिए, मौसम बहुत खराब हो रहा है भाई, हवा बहुत तेज चल रहा है। ठीक है, पानी गिरने की जो है संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो मौसम का मिजाज बदल गया है कुछ 10-15 मिनट पहले। चलिए, कोई दिक्कत होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा इस क्लास में, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलिए चलिए, बारिश स्टार्ट हो चुकी है भाई अब। हम कहाँ थे? टाइप्स ऑफ आरएनए। देखिए, आरएनए की जो है 3 टाइप होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स आरएनए के होते हैं। एक जिसको जिसको हम कहते हैं, पहले नाम लिख लीजिए, एक जिसको कहा जाता है, ठीक है, राइबोज आरएनए। ठीक है, एक जिसको हम कहते हैं राइबोज आरएनए। फर्स्ट जिसको कहा जाता है राइबोज आरएनए, आरएनए, जिसको डिनोट करते हैं और जो है किससे? आरएनए से। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? आरएनए। दूसरा जिसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर मैसेंजर आरएनए, आरएनए, और इसको हम एम आरएनए कहते हैं। ठीक है, एम आरएनए। क्या कहा जाता है इसको? शॉर्ट में बोलते हैं एम आरएनए। थर्ड जिसको कहा जाता है ट्रांसफरेड। ठीक है, ट्रांसफरेड आरएनए, ट्रांसफेरल। ठीक है, ट्रांसफेरल आरएनए, आरएनए, और ट्रांसफेरल आरएनए को हम जो है टीआरएनए के नाम से जानते हैं, टीआरएनए। ठीक है, तीनों क्या चीजें हैं इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, सीधी सी बात है भाई, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे वो राइबोस आरएनए को। ठीक है, राइबोस आरएनए पर बात करेंगे। ठीक है, जिसको हमने कहा था आरएनए। ठीक है, तो इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि जो राइबोस आरएनए है, ठीक है, इसका क्या कार्य है? इसका कार्य ये है कि ये क्या करता है भाई? ये करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्या करते हैं? सिंथेसिस
सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कहने का मतलब है इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या करना है? प्रोटीन का क्या करना है? निर्माण करना है। ठीक है, ये थोड़ा राइटिंग इधर उधर हो रहा है क्योंकि नए एप्स जो है पावर पॉइंट से मैं जो है वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसी कारण से थोड़ा जो स्टार्टिंग में दिक्कत जा रहा है। ठीक है, लगातार जब क्लासेस होंगी तो थोड़ा जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहने का मतलब राइबोज आरएनए का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है क्या करेगा, राइबोसोम मिलते हैं। क्या करेगा, यहीं पर यहाँ पर क्या मिलते हैं, यहाँ पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं? जोम्स पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था अगर आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई, अगर आप सेल पढ़े हैं तो सेल के अंदर मैंने बताया था जो राइब क्या होते हैं, ये सेल है। ठीक है, और सेल के अंदर मैंने कहा था कि इस प्रकार की जो संरचना होती है और यहाँ पर ऐसी संरचना और ये, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर एक छोटे छोटे जो है दाने नुमा क्या मिलते हैं, संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, छोटे छोटे दाने नुमा संरचना मिलते हैं। ईआर जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने कहे थे। ठीक है, और ईआर के आसपास जो रफ ईआर है, ठीक है, जो रफ ईआर है, अब वहाँ पर और यहाँ पर भी क्या मिलता है, राइबोसोम मिलता है। ठीक है, राइबोसोम्स मिलते हैं। मैंने कहा था, आप अगर पढ़े होंगे, हमने दिखे थे सेल, सेल में मैंने कहा था यहाँ पर राइबोसोम मिलते हैं। और राइबोसोम का कार्य क्या था भाई साहब, राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का निर्माण करना, यही क्या कार्य है इसका, राइबोसोम का। इसलिए फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है, किसको कहा जाता है, राइबोसोम। ठीक है, और राइबोसोम आपको आरएनए में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है जगहों पर आर ई आर, ठीक है, सॉरी, आर ई आर कहने का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर का फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और जो है आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में और जो है आपके आर ई आर में, दोनों में राइबोसोम पाया जाता था, सेल में हमने पढ़े थे। और यही कार्य करता है, क्या कार्य करता है राइबोसोम का कार्य, प्रोटीन का निर्माण करना, और इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा गया था। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम कर चुके थे। ठीक है, तो राइबोसोम पाया जाता है लगभग जो आरएनए है, सॉरी, आरएनए के लगभग जो है आपके 80% हिस्से में, ठीक है, कितने परसेंट, 80% हिस्से में जो है आपको क्या देखने को मिलता है, लगभग, मैंने कहा लगभग, ठीक है, लगभग 80% हिस्सा जो है इसी का बना होता है आरएनए में। तो आरएनए के 3 पार्ट, राइबोज आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफरेबल आरएनए। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट है जिसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, अब सेकंड अगर बात करें, चलिए सेकंड है, सेकंड है जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या करेगा, इस इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बोला जाता है, आरएनए। और मैसेंजर आरएनए जिसका फुल फॉर्म एम आरएनए, आरएनए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एम आरएनए, या जिसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। चलिए, इसके क्या कार्य है, ठीक है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसके क्या कार्य है। अब देखिए, इसके कार्य पर हम बात करें तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ठीक है, ये मैसेज पहुंचाएगा, ठीक है, और ये अमीनो एसिड को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का कार्य है न्यूक्लियस की डायरेक्शन में अमीनो एसिड को सिलेक्ट करना। क्या करना है, इसका कार्य है न्यूक्लियस के डायरेक्शन में क्या करना है, अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो
एसिड, और मैंने बताया था अमीनो एसिड को क्या करना है, सेलेक्ट करना। क्या करना, सेलेक्ट करना। ठीक है, ताकि ये अमीनो एसिड को हम सेलेक्ट करेंगे, और ये अमीनो एसिड को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो याद रखिए ये क्या करता है, ठीक है, ताकि ये अमीनो एसिड को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्ट करने के बाद दूसरे में जो है देखिए ट्रांसफरेबल आरएनए का कार्य है ट्रांसफर करना, जाहिर सी बात है। मैसेंजर आरएनए का कार्य है मैसेज पहुंचाना, और मैसेज पहुंचा के अमीनो एसिड को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। देखिए हमने पढ़े थे कि अमीनो एसिड के बारे में जब हम बात किए थे, कहाँ पर, किसमें भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि प्रोटीन का जब हम बात किए थे, ठीक है, प्रोटीन हमारे द्वारा जब लिया जाता है, ठीक है, तो हमारा जो शरीर है कैपेबल नहीं है कि प्रोटीन के इसी फॉर्म को क्या करे, यूज करे। तो हम बात की थी कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कैटेबॉलिज्म करता है। वो किस में होता है, अमीनो एसिड में। ठीक है, और जिस प्रकार से हमने कार्बोहाइड्रेट को की बात की थी, जो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो फैट की बात भी हमने की थी, जो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये भी बातें हमने कर चुके थे। तो यहाँ पर देखिए जो अमीनो एसिड है वो, ठीक है, जो प्रोटीन है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड में। ठीक है, तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, यही बॉडी हमारा यूज करता था। हमारा जो बॉडी है, हमने कहा था हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, इसी को यूज करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है बारिश हो रही है। ठीक है, चलिए, तो प्रोटीन जो है इसी अमीनो एसिड को क्या करता है, जो एक्सेप्ट करता है, सॉरी, हमारा बॉडी जो है इसी अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, यूज करता है। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले हमने देखे थे कि इनका क्या है, प्रोटीन का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या चाहिए भाई, देखिए प्रोटीन का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, इसी अमीनो एसिड। याद रखिए जो अमीनो एसिड है, इसी अमीनो एसिड को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और इसी अमीनो एसिड को सेलेक्ट करके किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन। याद रखिए लगभग 50 अमीनो एसिड, अमीनो और जो है एसिड ए, ठीक है, 50 अमीनो एसिड मिलकर आपको एक प्रोटीन, किसका, एक प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, 50, मैं यहां लिख देता हूं, 50 अमीनो एसिड इज इक्वल टू 1 प्रोटीन। ठीक है, क्या है, 1 प्रोटीन। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश है, गर्जना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं ना, मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, मैसेज पहुंचाएगा। ठीक है, और जो भी प्रोटीन का निर्माण किया गया है, ठीक है, इसके लिए जो है क्या करेगा, इसको अमीनो एसिड को सेलेक्ट करेगा, और सेलेक्ट करके दे देगा। और थर्ड का जो काम है, ठीक है, थर्ड या तीसरी का काम है, तीसरा कौन है, ठीक है, ट्रांसफेरल जो है आरएनए। और इस ट्रांसफेरल आरएनए, जिसको टी आरएनए कहा जाता है, इस टी आरएनए या ट्रांसफेरल आरएनए का क्या कार्य है, यही क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, जो भी मैसेंजर आरएनए सिलेक्ट किए हैं, किसको सिलेक्ट किए भाई, मैसेंजर आरएनए का क्या कार्य था, उसी को सिलेक्ट करना, किसको करना, अमीनो एसिड में। ठीक है, तो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड को सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, और सिलेक्ट किए अमीनो एसिड को जो है ट्रांसफरेबल आरएनए को दे देगा, और ट्रांसफरेबल आरएनए क्या करेगा, इसी अमीनो एसिड को क्या करेगा, ठीक है, ट्रांसफर करेगा। क्या है, ट्रांसफर करेगा, फॉर किसके लिए, फॉर ट्रांसफर, फॉर किसके लिए, टू मेक अ प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसफर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसफर अमीनो एसिड
फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड को जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर किया, मैसेंजर आरएनए सिलेक्ट किया हुआ है, उसी को क्या करना है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट होगा, तो कहने का मतलब अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रोटीन में, ठीक है। प्रोटीन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। याद रखिए ये क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन, ठीक है। कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, अमीनो एसिड कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसफरेबल आरएनए का कार्य है इसी अमीनो सेलेक्ट किए हुए अमीनो एसिड को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोटीन में, ठीक है। ट्रांसफर कर दिया है, जैसी बात। तो हमने क्या क्या देखे, एक तो राइबोज आरएनए जो आरआरएनए है, ठीक है। तो लगभग ये 80% ये यहाँ पर देखने को मिलता है। 16 से 20% आपके जो है ट्रांसफरेबल आरएनए है, ठीक है। क्या है, जो है 16 से लगभग जो है 20% ये आपको देखने को मिलता है, और 2 से 4% आपकी क्या है, मैसेंजर आरएनए देखने को मिलता है, ठीक है। सॉरी, कितना, 2 से 4%, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो हमने क्या देखा, राइबोज आरएनए, और राइबोज आरएनए जिसका कार्य सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करना है। और मैंने कहा था यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम क्या करता है, इसी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जो आपकी किसमें देखने को मिलता है। तो राइबोसोम बेसिकली कहाँ कहाँ पाया गया है, एक तो आरएनए में पाया गया है, और सेल के साइटोप्लाज्म में, और सेल के आरईआर में, ठीक है। आरईआर कहने का मतलब है राइबोस, सॉरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और साथ ये फर्स्ट सेकंड मैसेंजर आरएनए का कार्य मैंने क्या कहा था, ये जो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा भाई साहब, जितने भी न्यूक्लिक एसिड है उसको पकड़ेगा उठाएगा, पकड़ेगा उठाएगा, और पकड़ेगा उठाएगा, ठीक है। तो लगभग सभी अमीनो एसिड को उठा के पकड़ के क्या करेगा, जो है रख देगा, मैंने ये अपना काम कर दिया, ठीक है। सभी जितने भी अमीनो एसिड है, ठीक है, उसको उठा के रख देगा। और ट्रांसफरेबल आरएनए क्या करेगा, इसी जो उठाया है, एक जगह रखा हुआ है, ठीक है, उसी जो है, जो अमीनो एसिड को उठा के जो है क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, किसके लिए, टू कन्वर्ट, किसके लिए, प्रोटीन का जो है कन्वर्ट करने, क्या करने के लिए, प्रोटीन के कन्वर्शन के लिए, फॉर कन्वर्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ पर 3 चीजें, ठीक है। राइबोस आरएनए, आरआरएनए और मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर राइबोस, ठीक है, राइबोस, मैसेंजर, और टीआरएनए जिसको कहा जाता है ट्रांसफरेड आरएनए, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ आरएनए, या फिर जिसको कहा जाता है आरएनए के प्रकार, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। कुछ की टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ यहाँ पर की टर्म्स, ठीक है, देखने को मिलेगा, उसको थोड़ा याद रखिए। एक जिसको कहा जाता है, कलर चेंज कर देता हूं मैं, चलिए, एक जिसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, नाम याद रखिए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन जिसको हिंदी में कहते हैं अनुलेखन, क्या कहा जाता है, अनुलेखन, ठीक है। नाम याद रखिए, ट्रांसक्रिप्शन, या जिसको हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। चलिए, अभी ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन क्या है, ठीक है, ठीक है। चलिए, बस कुछ है ही नहीं, ठीक है। जब क्या होगा, जब डीएनए क्या होगा,
डीएनए जो है आरएनए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब डीएनए आरएनए में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने की प्रक्रिया या होने की जो है क्रिया क्या कहलाती है, होने की क्रिया क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाती है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो कहने का मतलब यही है कि डीएनए कहने का मतलब है कि डीएनए डीएनए कन्वर्टेड इनटू द आरएनए। ठीक है, इट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब क्या होगा, डीएनए कन्वर्ट होगा किसमें, आरएनए में। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बातें अगर इसकी करें तो दूसरा है क्या है, जिसको कहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन ठीक है, इसको हम कहते हैं पुनः अनुलेखन। ठीक है, किसको क्या है, पुनः अनुलेखन। क्या बोलेंगे, पुनः अनुलेखन। चलिए इसको हम क्या करें, पुनः अनुलेखन और पुनः अनुलेखन। ठीक है, याद रखिए। और बस जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। कहने का मतलब है जब क्या होगा, जब आरएनए आरएनए कन्वर्ट होगा किस में, डीएनए में। ठीक है, बस इतनी सी बातें और कुछ नहीं है। ठीक है, जब आरएनए डीएनए में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था, ये तो आरएनए कन्वर्ट होगा किस में, डीएनए में। ठीक है, और इस क्रिया को देखिए, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, क्योंकि जो है कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ठीक है कन्वर्ट करता है आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्रोमोसोम, क्रोमो से डीएनए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है याद रखिए, ध्यान रखिए। ये दो चीजें हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पॉइंट। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो है, थर्ड नंबर पर जिसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। और हिंदी में इसको कहा जाता है अनुवादक। ठीक है, क्या है, अनुवादन। ठीक है, ट्रांसलेशन, अनुवादन। ठीक है, चलिए अब ये क्या होगा, क्या होगा, जब क्या होगा, जब आरएनए कन्वर्ट होगा किस में, प्रोटीन में। जब आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, जब आरएनए प्रोटीन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आरएनए आरएनए कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन, इट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, व्हेन आरएनए कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ये आप बोल सकते हैं। चलिए सेम उसी प्रकार की चीजें एक और है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेशन। एक कहलाता है डुप्लीकेशन। क्या है, डुप्लीकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। एक डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। ठीक है, तो जो है डुप्लीकेट होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन। चलिए, तो डुप्लीकेशन में क्या होगा भाई, कुछ नहीं है। क्या होगा डुप्लीकेशन में, डुप्लीकेट करेगा, जब फोटोकॉपी कराते हो तो क्या होता है, जैसा है वैसा दूसरा कॉपी मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर होगा क्या, जब आरएनए सॉरी जब जब क्या होगा, जब
डीएनए अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, कॉपी करता है, कॉपी करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, डुप्लीकेशन। कहने का मतलब है डीएनए से ही कन्वर्ट हो जाएगा क्या, डीएनए। ठीक है, डीएनए कन्वर्टेड इनटू द डीएनए, कहने का मतलब है ये क्या कहलाता है, ये डुप्लीकेशन। ठीक है, तो कुछ की टर्म्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जिसको कहा जाता है अनुलेखन, जहां पर डीएनए कन्वर्ट होगा आरएनए में। ठीक है, तो व्हेन डीएनए कन्वर्टेड इनटू द आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसको पुनः अनुलेखन कहा जाता है। ठीक है, व्हेन आरएनए कन्वर्टेड इनटू द डीएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आरएनए जब डीएनए में कन्वर्ट होगा तो जस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर when RNA converted into the protein is called the translation। ठीक है, तो ये जो है आरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट होता है तो उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन। तो डीएनए कन्वर्टेड इटसेल्फ, ठीक है, तो ये अपने आप को कॉपी कर देता है, कन्वर्ट कर देता है अपने आप को, तो वो क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। तो ये चीजें याद रखिए, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे क्या चीजें हैं भाई, सॉरी, आगे आप देखने को मिलेगा मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, और इसको हिंदी में हम कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है भाई, मेंटल के अनुवांशिकी के नियम। ठीक है, मेंडल के अनुवांशिकी 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 के नियम। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, चलिए, मेंडल के अनुवांशिकी के जो नियम हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं तीन नियम जिन्होंने इन्होंने दिए थे। ठीक है, क्या दिए थे, तीन नियम इन्होंने दिए थे। और तीन नियम वो कौन कौन से हैं, एक जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस, या हिंदी में इसको कहा जाता है प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। ठीक है, हिंदी में प्रभाविता का नियम, पहली बात है। दूसरा जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसको कहा जाता है पृथक्करण का नियम। ठीक है, क्या है, एक एक करके देखेंगे। इसका कलर चेंज कर देता हूँ यार, थोड़ा डल लग रहा है। ठीक है, चलिए वाइट ही कर देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट है, मैंने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस, या जिसको हमने कहे थे प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम। ठीक है,
पहली बातें। दूसरी बातें करेंगे किसकी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ क्या है, सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको पृथक्करण का नियम कहा गया है, ठीक है, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। जो थर्ड है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असेसमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, का नियम, ठीक है। चलिए क्या नियम, क्या क्या चीजें हैं वो हम बात करेंगे मेंडल के अनुवांशिकी के नियम, ठीक है। लेकिन मेंडल की कुछ जर्नी हम जान लेते हैं, ठीक है, इसके पहले कि मेंडल की इस अनुवांशिकी के नियम की बात करें, ठीक है, कुछ बात करेंगे जर्नी ऑफ मेंडल्स, ठीक है, हम बात करेंगे कुछ जर्नी ऑफ मेंडल्स की, ठीक है, मेंडल्स की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि मेंडल्स एक जो है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, मेंडल एक जो है क्या थे, एक संत थे, संत आदमी थे। संत मतलब यहाँ पर संत कहने का मतलब है जो है पादरी होते हैं ना, चर्च में पादरी होते हैं, ठीक है, तो वो चर्च में पादरी का कार्य करते थे, लेकिन वो पादरी बनना नहीं चाहते, एक्चुअली वो बनना चाहते थे टीचर, ठीक है, मेरे जैसे, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, चलिए टीचर बनना चाहते थे, पादरी थे, ठीक है। उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर 1855 में क्या किया था, एक रिसर्च स्टार्ट किया था, ठीक है, 1855 में उन्होंने क्या किया, रिसर्च स्टार्ट किया, समझिएगा, ठीक है, क्या किया, रिसर्च स्टार्ट किया, और इस रिसर्च में, ठीक है, लगातार लगातार ये रिसर्च करते गए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है यार, इसका क्या करूं मैं। चलिए 1855 में रिसर्च किया था उन्होंने, ठीक है, स्टार्ट किया था, और 1855 लगातार उन्होंने किया, और 1866 में, ठीक है, कहीं जाके इन्होंने खोज की, किसकी खोज की, जीन्स की खोज की, किसकी, जीन्स की खोज की, किसकी खोज की, जीन्स की खोज की, ठीक है। और ये जीन्स की खोज जो है मटर के दाने में की, किसमें, मटर के जो है दाने में इन्होंने जीन्स की खोज की। और जो मटर के दाने में आप देखेंगे, मटर के दाने के जो है 7 पेयर इन्होंने बनाए थे, और 7 पेयर में इन्होंने जो है क्या किया, मटर के दाने में खोज की, और इसी मटर के दाने में खोज किया, और बाद में ये जो है क्या किया, रिजल्ट पाया कि क्या देखने को मिलता है ये खोज में, कि भाई साहब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, गुणों का ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या पाया, ठीक है, उन्होंने क्या पाया कि इस मटर के दाने में क्या इन्होंने किया था, ठीक है, इस जीन की खोज की, ठीक है, और उन्होंने पाया कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफर देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो बात भाई साहब ये कर चुके थे, कौन, मेंडल साहब ने, ठीक है, और मेंडल साहब की इस बातों को, ठीक है, नेगलेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। रिसर्च आप देंगे, आप देखेंगे जब आप जो है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किसी में पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं,
वहाँ पर एक कमेटी बैठी रहती है, पैनल बैठा रहता है, ठीक है। और आपके इस रिसर्च पर वो जो पैनल जो है तय करेगी कि आपका जो रिसर्च है वो कितनी जो है सही है, कितना एक्यूरेट है, ठीक है, कितना जो आप कह रहे हैं वो सही है। तो जो पैनल बैठी हुई थी, ठीक है, जो रिसर्च इन्होंने किया था, ठीक है, इन्होंने जो फाइल बनाई, ठीक है, फाइल को सबमिट किया फाइनल में, तो पैनल में जो भी साइंटिस्ट थे, कहा जाता है कि ये जो साइंटिस्ट है, ये जो इनके रिसर्च को क्या किया, इन्होंने बताया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाली जो बात है वो गलत बात है, ऐसी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसी बातें जो है उस पैनल के द्वारा कही गई, ठीक है। कुछ दिन बीतते गया, ठीक है, महीनों सालों निकल गए, और यहीं पर कुछ नाम आपको देखने को मिलता है कुछ समय बाद, लगभग 1900 के आसपास, ठीक है। 1900 के आसपास आपको तीन ऐसे व्यक्ति के नाम आपको देखने को मिलता है। एक व्यक्ति जिसका नाम है ह्यूगो डेवरेस, ठीक है। सेकंड जिसका नाम है कार्ल्स कार्नोस, क्या है, कार्ल्स कार्नोस, बोला जाता है इसको, कार्ल्स कार्नोस, ठीक है। और थर्ड जिसको बोलते हैं वोन सरमॉक, ठीक है, वोन सरमॉक, समझिएगा। ये तीन ऐसे व्यक्ति जो उन्होंने क्या 1900 के आसपास ही आए, और ये जो तीन व्यक्ति इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो जो क्या हो रहा है भाई, इन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, गुणों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और जो इस करने वाले का जो मेन कारक कौन है, ठीक है, इस पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ट्रांसफर करने वाले का जो कारक है, वो कारक उन्होंने बताया किसको, जीन को, ठीक है। तो जीन ऐसा कारण जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो भाई साहब जो 1900 में आप बता रहे हैं तीनों मिलकर, 1900 में तीनों मिलकर जिन्होंने आप लोगों ने बताया था, तो ये बातें जो है 1866 में मेंडल भाई साहब ने ही कह दिया है, ठीक है, कि पीढ़ी दर पीढ़ी को गुणों का ट्रांसफर होगा। तो आप में और इनमें क्या है, आप में और इनमें जो है क्या फर्क है, फर्क तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाद में इन तीनों को रियलाइज हुआ, ठीक है, कि ये जो आप तीन लोग हैं, ठीक है, इनको रियलाइज हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफर वाली बात इसके पहले 1866 में मेंडल भाई साहब तो कह दिए थे, ठीक है। और उसकी कहना तो कोई पैनल नहीं माना, पैनल के जो भी बंदे हैं, रिसर्च सेंटर के पैनल के जो बंदे वो नहीं माने। तो ये तीन बाद में ये जो तीनों हैं, ह्यूगो डेरवेंस, कार्ल्स कार्नोस और वॉन सेरमॉक, ये तीन व्यक्ति हैं। बाद में कहा जाता है कि इन्हीं मेंडल के जो तीन लॉ हम पढ़ेंगे, मेंडल के जो तीन लॉ पढ़ेंगे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, ये तीनों नियम को क्या किया था, इन तीनों ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तीनों नियम को, इस मेंडल के अनुवांशिकी के तीनों नियम को इन तीनों ने ही क्या किया था, प्रतिपादित किया था, ठीक है। क्योंकि ये मान चुके थे कि हाँ भाई, मेंडल भाई साहब ने जो बोले कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का जो ट्रांसफर हो रहा है, वही बात हम भी यहाँ पर देखे हैं, ठीक है, मेंडल भाई साहब देखे। तो क्यों ना हम तीनों को क्या क्या किया जाए, हम तीनों ये करते हैं कि उनकी जो है जो नियम है उसको लागू करते हैं, प्रतिपादित करते हैं, और इन्हीं के कारण, ठीक है, प्रतिपादित किया, लागू किया है, ठीक है। चलिए, और इसी कारण इसको जो है फादर ऑफ जेंडेक्स कहा जाता है, किसको भाई, ये तीनों को नहीं, मेंडल भाई साहब को, ठीक है। तो ये तीन चीज आप देखेंगे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। चलिए,
चलिए, लॉ ऑफ वेंडल्स देखने से पहले कुछ जो है बारे में और बात कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके लिए समझना बहुत जो है ज़रूरी है, ठीक है, समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक जिसको कहते हैं, क्या कहा जाता है, फिनोटाइप, ठीक है, एक जिसको कहते हैं फिनोटाइप, दूसरा जिसको कहा जाता है जीनोटाइप, क्या कहते हैं, जीनोटाइप, ठीक है, और आगे होगा उसको भी हम देखेंगे, फिनोटाइप है, जीनोटाइप है। चलिए, फिनोटाइप कहने का मतलब ये है, देखिए समझिएगा, फिनोटाइप कहने का मतलब है कि वैसे गुण, ठीक है, वैसे गुण जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख पाते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूं, किसी व्यक्ति के वो गुण बताइए, अगर आपसे पूछा गया है किसी व्यक्ति के वो गुण बताइए जो प्रत्यक्ष रूप से आप समझते हैं, आप देख पाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि जो है उस व्यक्ति का नाक इस प्रकार है, उस व्यक्ति की आंख जो है भूरी है या काली है, उस व्यक्ति के बाल जो है वो काले हैं या भूरे हैं, ठीक है। तो वो उनका आप क्या कर रहे हैं, ऐसे गुण बता रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि किसी का आंख भूरा है, किसी का आंख जो है काला, किसी बाल सफेद है, किसी का बाल काले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी गुण, उनके करेक्टर के बारे में आप ये जानते हैं कि भाई साहब ये जो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या करें, फिनोटाइप, ठीक है। तो वैसे गुण जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, कैसे, तो बोल सकते हैं वैसे गुण जो क्या होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है, वैसे गुण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है फिनोटाइप। तो मैंने क्या कहा, इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आँख, किसी का आँख काला है, आँख के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। किसी के जो है आँख, मैंने क्या काला है, ठीक है। किसी का बाल भूरा है, बाल जो है काले हैं या भूरे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम देख के बता सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप। दूसरा जिसको जिसको कहा जाता है जीनोटाइप, सेकंड जिसको हम कहते हैं क्या है, जीनोटाइप। अरे यार बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसको थोड़ा मैं ये कर देता हूँ, फिर जो है कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये की टर्म्स देख लेते हैं, जीनोटाइप, ठीक है। चलिए, जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप कहने का मतलब क्या है, जीनोटाइप का कहने का मतलब है, देखिए, ऐसा करेक्टर या ऐसा गुण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते लेकिन उसके अंदर का छुपा रहता है। जैसे एग्जांपल से बोलूं कि आप किसी को देख के ये नहीं बता सकते कि वो कितना जो है शातिर है, कितना धूर्त है, कितना जो है वो ईमानदार है, ठीक है, कितना घमंडी है, ठीक है, कितना ईमानदार है, ठीक है। तो ये सब बातें आप नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए, कितना विद्वान है, कितना शातिर है, कितना धूर्त है, कितना घमंडी है, ठीक है। तो ये सब बातें जो है, ठीक है, उनकी हरकतों पर पता चलेगी, ठीक है। जब ईमानदारी वो दिखाएगी तो आप बोल सकते भाई ये बंदा ईमानदार है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो घमंडी टाइप के रहते हैं, एटीट्यूड वाले रहते हैं, ठीक है, जब अपना एटीट्यूड दिखाएंगे तब वो हम कह सकते हैं, ठीक है।
तो कोई सातिर रहता है, कोई धूर्त रहता है, कोई चोर रहते हैं, तो हम उसको देख के नहीं बता सकते, हालांकि उसके अंदर ये छुपा रहता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के गुण को हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप के गुण को जीनोटाइप कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो वैसे गुण जो दिखाए प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वैसे गुण जो जो प्रत्यक्ष रूप से रूप से दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, क्या है, दिखाई नहीं पड़ते। तो ऐसे जो है इसी को हम कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने कहा कोई शातिर है, सॉरी, अरे यार ये क्या हो जा रहा है। कोई शातिर है, कोई बुद्धिमानी है या कोई बुद्धिमान है। ठीक है, कोई बुद्धिमान है, कोई घमंडी है, क्या है, कोई घमंडी है, इसका जो है पता हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कोई विश्वासघाती है, कोई सातिर है, कोई घमंडी है, कोई बुद्धिमानी है, इस चीज का हम पता देख के नहीं लगा सकते हैं, उनकी हरकतों पर पता लगे। लेकिन वैसे गुण जो देख के पता लगा सकते हैं उसको क्या कहते हैं, हम जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक और वर्ड आता है जिसको हम कहेंगे, एक कहता है जिसको हम कहते हैं जीनोम। ठीक है, क्या कहते हैं, जीनोम। ठीक है, एक नाम है, एक वर्ड है जिसको हम क्या कहेंगे, जीनोम। और जीनोम कहने से मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ जीन्स। ठीक है, बस इतने से हम क्या, ग्रुप ऑफ जीन्स। ठीक है, जीन्स का क्या कहलाता है, जीन्स का जो ग्रुप है, ठीक है, नंबर ऑफ जो जीन्स के जो ग्रुप है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, जीनोम। चलिए, जीव में जीन की कुल संख्या, ठीक है, बोल सकते हैं कुल संख्या, जीव में जीनोम की कुल संख्या। और जीवों में जीन की कुल संख्या क्या है, कुल संख्या। ठीक है, और इसी कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है, मान के चल 12 है, 15 है, 20 है, तो जो ग्रुप ऑफ जीन्स मतलब पूरे जीन्स की जो जितनी संख्या होगा, नंबर ऑफ जीन्स बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ जीन्स बोलने से अच्छा है नंबर ऑफ जीन्स। ठीक है, नंबर ऑफ जीन्स इन एनी लिविंग्स। ठीक है, जीव में गुण की कुल संख्या को हम क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। तो एक फिनोटाइप होता है, दूसरा जीनोटाइप होता है, तीसरा होता है जीनोम। ठीक है, एक और चीज जिसको हम कहते हैं नाम, जिसको हम बोलते हैं एलिल। एक और चीज जिसको हम कहते हैं एलिल। ठीक है, क्या है, एलिल, ALLELE। ठीक है, एलिल। अब ये क्या है भाई, एलिल, एलिल कहने का मतलब है पेयर ऑफ जीन्स। क्या कहता है, पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ क्या है, जीन्स। ठीक है, देखिए, जीन्स मैंने कहा था अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, पेयर ऑफ जीन्स। चलिए, अगर बात करें, अगर ये क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं ये क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, क्या है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को हम सीधी तरह से, ये तो खैर इस प्रकार से रहते हैं,
इसको मैं फ्लैट कर दूं, ठीक है, क्या करने के लिए, समझने के लिए इसको मैं एक जो है सिर को ही बस क्या कर दूं, निकाल दूं, ठीक है, एक सिर को मैं क्या कर दूं, निकाल दूं, फ्लैट कर दूं, ठीक है। जब एक सिर को निकालूं तो कुछ इस प्रकार से ये सिरा रहेगा, कोई भी सिरा, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, कोई भी सिरा इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये और ये क्या है, ये क्या है, क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम, या जिसको कहते हैं गुणसूत्र, क्या है, गुणसूत्र, ठीक है, क्या है, क्रोमोसोम, या जिसको कहते हैं गुणसूत्र, ठीक है। अब देखिए गुणसूत्र के ऊपर आप देखेंगे जो क्या होता है, इस प्रकार से आप देखेंगे इस प्रकार से बैठा होता है, जिसको हम कहते हैं जींस, ठीक है। ये जो अब रेड कलर में मैं बना रहा हूं वो क्या है, वो क्या है, जींस, ठीक है, क्या होते हैं, जींस, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं जीन, ठीक है। लेकिन जब बात आती है, जब जिन पेयरों में आपको देखने को मिलता है, जिन किस में देखने को मिलता है, पेयरों में देखने को मिलता है, और इस प्रकार से पेयर आप देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से पेयर देखेंगे, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये इस प्रकार से पेयरों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पेयर में जिस देखने को मिलता है, और यही क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं एलील, क्या बोलते हैं, एलील, ठीक है। तो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर इस प्रकार से बिखरे हुए अवस्था में जीन्स है, ठीक है, जीन और पेयरों में मिलता है, और इसी को हम कहते हैं एलील। तो जो है ओरिजिनल स्ट्रक्चर अगर बोला जाए तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ, इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी क्रोमोसोम में ये जीन्स क्या होते हैं, इसी क्रोमोसोम में ये जीन्स जो है बिखरे हुई अवस्था में, ऐसी अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो उसको एक चीज को मैं फाड़ के इस तरफ में बनाया हूँ, ठीक है। और ये वाला जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं जीन्स कहलाता है, और जो क्रोमोसोम का एक पार्ट इधर आप देखेंगे, ठीक है, यही वो सूत्र या क्रोमोसोम कहलाता है। और इसी के पेयर को हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एलील, ठीक है। चलिए साथ ही साथ देखेंगे एक चीज और, एक जिसको कहा जाता है होमोजाइगोस, ठीक है, नाम से होमो होमोजाइगोस, ठीक है, होमोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस। और दूसरा यहीं पर लिख देता हूं हेट्रोजाइगस, क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस, दो नाम देखने को मिलता है, होमोजाइगस और दूसरा हेट्रोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस क्या होते हैं, होमो देखिए, होमो शब्द बहुत सुने होंगे, ठीक है। तो होमोजाइगस का कहने का मतलब जब एक ही प्रकार के जीन्स पेयर में मिलते हैं, ठीक है, जब एक ही प्रकार के जीन्स पेयर में मिलते हैं, ठीक है, जब एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के जीन क्या है, पेयर में मिलते हैं, जीन पेयर में क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं होमोजाइगोस। जब जब अलग अलग प्रकार की, ठीक है, डिफरेंट प्रकार के बोल सकते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जीन जीन क्या होते हैं, पेयर में मिलते हैं, ठीक है, पेयर में क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो एक ही प्रकार के जीन जब पेयर में मिलते हैं तब उसको होमोजाइगस बोलते हैं, जब अलग अलग प्रकार के जो है जीन्स पेयर में मिलते हैं तो उसको हेट्रोजाइगस बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ की टर्म्स है जिसको आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हमने
लगभग बहुत सारी चीज़ें आज देख लिए हैं। ठीक है, एलील, होमोजाइगोस, हेट्रोजाइगोस। तो ये याद रखिए फिनोटाइप क्या है। ठीक है, अब फिनोटाइप क्या है, वैसे गुण जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जीनोटाइप क्या है, वैसे गुण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। जीनोम, ग्रुप ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, जीव में जीन की कुल संख्या, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। एलील, पेयर ऑफ जीन्स, जिसको हम कहते हैं एलील कहा जाता है। जब एक ही प्रकार के जीन पेयर में रहते हैं इसको होमोजाइगस, और अलग अलग प्रकार के जो है पेयर में अगर रहते हैं इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें, चलिए अब आएंगे मुद्दे की बात। मुद्दे की बात कहने का मतलब है ये तीन मेंडल्स के तीन नियम जो है अब क्या होंगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेंडल्स के तीन ये नियम देखने से पहले बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें को हम देखने की जरूरत थी, क्योंकि यही सब चीज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि फिनोटाइप और जीनोटाइप का यूज भी आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, तो ये जो बातें हैं, ठीक है, तो फिनोटाइप हो गए, जीनोटाइप, जीनोम हो गए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस की बातें करेंगे सबसे पहले। जस्ट 1 मिनट। चलिए बस 1 मिनट। चलिए ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम चलेंगे मेंडल के प्रथम नियम। ठीक है, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, या जिसको कहा जाता है प्रभाविता का नियम। क्या है, प्रभाविता का नियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रभाविता का नियम। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेंडल के प्रथम नियम। ये क्या है, मेंडल मेंडल के प्रथम नियम।
पेंडल के प्रथम नियम इसी को कहते हैं। चलिए, देखिए इसके अंदर देखेंगे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रभावी जीन्स, प्रभावी जीन, ठीक है, और दूसरा इसको कहते हैं अप्रभावी जीन। क्या बोलते हैं? अप्रभावी जीन, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है, प्रभावी जीन और अप्रभावी जीन। प्रभावी जीन जो है क्या होता है, उसका प्रभाव जो है अगली पीढ़ी तक नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। कैसे वो हम देखेंगे, ठीक है। बस इतना भी याद रखिए, ठीक है। क्या है? प्रभावी जीन्स, प्रभावी जीन का प्रभाव अगली पीढ़ी तक दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? अगले पीढ़ी तक दिखाई देते हैं, पीढ़ी तक दिखाई पड़ते हैं या दिखाई देते हैं, ठीक है, दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रभावी जीन्स कहा जाता है। दूसरी बात अप्रभावी जीन्स, ठीक है, जिसका प्रभाव प्रभाव अगले पीढ़ी तक दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है। ठीक है, जिसका प्रभाव अगले पीढ़ी तक दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ते, ठीक है। क्योंकि जो प्रभावी जीन्स है ऐसे प्रभाव डालते हैं अप्रभावी जीन्स में, वो जो अप्रभावी जीन्स से पूरी तरह से क्या होते हैं? छुप जाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं। चलिए, तो ये क्या कहलाते हैं? अप्रभावी जीन्स, ठीक है। और अप्रभावी जीन्स में आप देखेंगे, ठीक है, सॉरी, इस प्रभाविता के नियम में हम देखेंगे मेंडल्स क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ड है पॉलिनेशन पर, जिसको कहा जाता है परागण, ठीक है। क्या कहा जाता है? परागण, जिसको हम पढ़ते हैं स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। ये सब बातें हम करते हैं। चलिए, तो चलिए, टाइम होने वाला है आज की क्लास का, तो आगे तो हम बढ़ेंगे क्योंकि आधा घंटा मुझे चाहिए इसके लिए, ठीक है। क्योंकि टोटल 3 क्या है, ये लॉस है, 3 नियम है, और साथ ही साथ 3 नियम का जो है क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस हम जो है पॉलिनेशन कराएंगे, ठीक है। तो उसको भी हम देखेंगे, तो ये आधा घंटा ये लग जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर ये थोड़ा सा बाकी है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नया जो है चैप्टर हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास जो है वो यहीं पर हम क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? यहीं तक समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप क्या देखने वाले हैं इसी को, ठीक है। हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ, ठीक है। एवं हम बात करेंगे कोई भी जो है न्यू टॉपिक हम लेके आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अभी न्यू टॉपिक डिसाइड नहीं है, हो सकता है न्यूरल जो है नर्वस सिस्टम देखने वाले, ठीक है। लेकिन जो है न्यू टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख पाएंगे। चलिए, ठीक है, तो चलते हैं, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम ये सब बातें करेंगे। चलिए, ठीक है। तो बायोलॉजी में आप देख रहे हैं जेनेटिक्स, फिर चलिए, देख पा रहे हैं आप, ठीक है।
चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे की चर्चा करेंगे, आगे की बातें करेंगे। थैंक यू।